में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी इकोनॉमी में टफ क्वेश्चन आए थे। टफ का मतलब ऐसा कि अगर आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम को एनालिसिस किया है बाद में, तो आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बेसिक नेचर के थे। बेसिक नेचर के मतलब है कि आप क्वेश्चन को देखकर ही उसको एलिमिनेट कर पा रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन तो सभी लोग सॉल्व या फिर सही कर देते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हैं जहां पर डेटा आ जाता है, जैसे जीडीपी दर या फिर बेरोजगारी दर या फिर आपकी गरीबी दर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से मैंने जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किए हैं वो हैं पीएलएफएस सर्वे से जो क्वेश्चन आए हैं, और साथ ही सिक्स्थ एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट की, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। और साथ ही एक और वीडियो मेरा यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैंने जीडीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो पूरा कंपाइलेशन है। वो मैंने उसका वीडियो एक डाल दिया है, लगभग 9 मिनट का है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन काफी सारे थे, और आपको मैंने दोनों चीजें, ये जो दोनों रिपोर्ट है, पीएलएफएस सर्वे प्लस सिक्स्थ एनुअल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है, इसको मैंने डिटेल्ड आपको समझाया भी है। फिर इसके बाद मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आए थे 5 तारीख से 24 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए थे, वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। प्लस मैंने बेरोजगारी से संबंधित जितने भी कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि आप नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो हम सब सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एक नॉर्मल सफल समझ होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, तो जिनमें हमको जरूरत पड़ती है किसकी, या तो उसकी नॉलेज होने की जरूरत पड़ती है, या फिर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो। तो वो मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इसमें एएलपी के भी एक दो क्वेश्चन है। इसमें जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो हम जहाँ पर फंस सकते हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 देने वाले हैं, और या फिर आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल का एनटीपीसी देने वाले हैं, जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेना है। और इसमें इस वीडियो में जो इंट्रो पार्ट है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी का पार्ट है उसको आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे वीडियो पर, पहली स्लाइड पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीएलएफएस सर्वे होता क्या है। तो जो भारत सरकार है, ये दो प्रकार से बेरोजगारी दर को ज्ञात करती है, जिसमें कि एक प्रकार है जिसमें वो त्रैमासिक डेटा निकालती है, मतलब 3 महीने के अंतराल में, और एक में ईयरली डेटा वो निकालती है। तो जो पीएलएफएस है, इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसका मतलब है आवृत्ति के साथ, जो मतलब टाइम पीरियड से लगातार जब डेटा कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और उसके बाद एक डेटा रिलीज करती है, जिसमें कि वो सब बताती है 3 आधारों पर। जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, उसको 3 आधारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है क्या, कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसका मतलब है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अ, किसी ना किसी काम धंधे में लगे हुए हैं, मतलब उनका पार्टिसिपेशन कितना है लेबर फोर्स में। तो उसमें क्या आता है, इसमें परसेंटेज होता है, जिसमें कि 4 भागों में, 4 सब टाइप में फिर से इसको विभाजित किया जाता है, जिसमें पुरुष, महिला, ग्रामीण और शहरी, इन 4 आधारों पर फिर से इसको विभाजित किया जाता है। तो अभी डेटा मत देखिए आप, डेटा तो आपको मैं चुटकियों में याद दिला दूंगा, और पूरा डेटा याद नहीं रखना है। इसमें सिर्फ सिर्फ 3-4 ऐसी रेट्स हैं जिनको आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, और इनको जो आपकी कॉपी है, जो आप जिससे जीएस या फिर करंट अफेयर जहाँ से भी क्लियर करते पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, उस कॉपी के फ्रंट पेज पर, कि जैसे ही आप ओपन करें और आपको ये डेटा दिखे, तो इसमें सिर्फ कुछ चीजें हैं, मैं बताऊंगा कि क्या आपको लिखना है। वो चीजें आपको लिख के रख लेनी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बात माने, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो क्वेश्चन आए हुए हैं, और लगातार सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हुए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, एग्जाम को फॉलो करिए। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम को ही फॉलो करा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है, फिर होता है वर्कर प्रोडक्शन, सॉरी, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। इसमें क्या होता है कि कितने लोग किसी ना किसी काम धंधे में या फिर एम्प्लॉय हैं, या फिर जो रोजगार प्राप्त किए हुए हैं, और उनका पॉपुलेशन से अनुपात, कि जो भारत की पॉपुलेशन है उसमें कितने प्रतिशत लोग क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वर्क पॉपुलेशन रेशियो कहलाता है। फिर एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूआर। और ये तीनों आप देख रहे होंगे यहाँ पर। आप ये देखिए, सकल भारत आयु 15 वर्ष से अधिक के लोगों, 15 वर्ष से कम वर्ष के लोगों का तो होगा नहीं एम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पे 15+ दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए यूजुअल स्टेटस, इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। अब मैं आपको कुछ रेट्स बता रहा हूँ जिनको आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है।
और एक चीज़ और है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके बारे में। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पुरुषों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो पहले 5.4% था और अब ये कितना 3.2% बचा था कब? 2022-23। आपको ये याद रखना है कि पुरुषों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो कितना है? 3.2%। एक बार मन में याद करते जाइए, रिकॉल करिए, पुरुषों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, वो 3.2% है। फिर महिलाओं का 2.9% है। ग्रामीण क्षेत्र में 2.4% दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर कितनी है? 2.4% है। पहले कितनी थी? 5.3%। पहले का मतलब कब? 2017-18 में। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, 2017-18 से ही क्यों इसको मापा जा रहा है? क्योंकि जो पीएलएफएस सर्वे है, ये 2017-18 से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको बेस ईयर माना गया है। इसलिए यहाँ पर 2017-18 में 5.3% बेरोजगारी दर थी ग्रामीण क्षेत्र में, जो कि 2022-23 में 2.4% बची। इन चारों रेट्स को आपको याद रख लेना है और इसको आपको फ्रंट पेज पर लिख लेना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का पुरुष, महिला, ग्रामीण, शहरी, ये चारों दरें आपको याद रखनी चाहिए। और इसमें आप अगर एलएफपीआर में जाएंगे तो इसमें आपको लिखना है पुरुष का और महिला का जो एलएफपीआर रेशियो है वो आपको याद रखना है कि जो पुरुषों का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इसका मतलब है कि पहले जो 75% लोग ही केवल जो हमारा लेबर फोर्स है उसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब उसको बढ़ के कितना हो गया? 78। तो ये अच्छी बात है, इसका बढ़ना जरूरी है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो घटना जरूरी है। इन दोनों का अंतर आपको समझ गए होंगे कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी दर घटेगी। तो यहाँ पर 75 से 78 हो गया। 78 याद रखिए, डेसिमल के बाद याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर आपको महिला का याद रखना है कि महिलाओं ने एलएफपीआर में बहुत कम है, लेकिन इनमें जो सुधार हुआ है, मतलब इनका एलएफपीआर रेशियो पहले की तुलना में काफी अच्छा इसमें सुधार हुआ है। लगभग 10 या 12% का अंतर आया है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है, 37% हो गया। तो यहाँ पर आपको इन दो और यहाँ पर इन चार को बहुत अच्छे से कहीं पे लिख लेना है। फिर वर्क पॉपुलेशन रेशियो, तो इसमें आपको नॉर्मल याद रखना है कि पुरुष और महिला का 76 और 35 है। यहाँ पर 78 था, यहाँ पर 76 है। यहाँ पर 37 था, यहाँ पर 35 है। मतलब 2% यहाँ पर कम हो रहा है वर्क पॉपुलेशन रेशियो, दोनों में ही 2% कम हो रहा है। यहाँ पर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी 1.5% लगभग कम हो रहा है, 1.1 या 2 के आसपास कम हो रहा है। फिर शहरी क्षेत्र में भी 2 से 3% का कम हो रहा है। तो इसको आपको अगर नहीं भी लिखेंगे डब्ल्यू को तो भी चल जाएगा, लेकिन इन 4 और 4 8 या फिर 4 और 2 6, इन रेशियो को आपको लिख लेना है। अब मैं बताता हूँ क्यों लिख लेना है। लेकिन एक और अ, चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है बेरोज़गारी दर से संबंधित, वो आता है 6th एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रेशियो या फिर रिपोर्ट। तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ कि यू जो आरआरबी एनटीपीसी है, इन दोनों ही रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है। और दोनों ही रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। इसका भी रीजन है कि जो हमारा 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है, ये आखिरी सर्वे था। मतलब ये 2017 में, ये देखिए इनमें अंतर दिया है मैंने दोनों में। तो पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर है, वो लेबर ब्यूरो निकालता था, लेकिन अब वर्तमान में एनएसओ निकालता है, पीएलएफएस। ठीक है, तो जो 6th रिपोर्ट थी, एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट सर्वे, तो ये कौन निकालता था? ये लेबर ब्यूरो निकालता था। और अब कौन निकालता है? नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनएसओ या फिर एनएससी। तो ये निकालता है। पहले कौन निकालता था? लेबर ब्यूरो। कब तक निकालता था? 2010 से 2017 तक। मतलब 2010 में पहली रिपोर्ट आई थी और 2017 में आखिरी रिपोर्ट आई। ठीक है, फिर 2017 से ही शुरू हो जाता है हमारा पीएलएफएस सर्वे। जैसे ही ये वाला खत्म किया हम लोगों ने, तो पीएलएफएस सर्वे स्टार्ट कर दी। फिर इसकी अगर हम आवृत्ति देखें तो हर साल में ये भी निकालता था। और ये 3 प्रकार की, वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक, 3 प्रकार की रिपोर्ट निकालता है। तो ये सब आप पढ़ लेना। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है। एक मिनट रुकना। वेट वेट वेट। तो जो पीएलएफएस सर्वे का डेटा है, वो कोई और नहीं, ये वाला डेटा है। मतलब जो 6th रिपोर्ट थी एनुअल वाली, तो जब वो वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमको ये वाला डेटा याद रखना है। मतलब 2017 में खत्म हो गया था 6th रिपोर्ट एनुअल वाली जो है, वो खत्म हो गई थी। तो उस टाइम पे जो डेटा था, उसमें जो अंतर आया है, वो हम पीएलएफएस में पढ़ते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2017 में जब 6th एनुअल रिपोर्ट आई थी, जो अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की थी, तो उसमें बेरोजगारी दर कितनी थी ग्रामीण क्षेत्र में? तो इसका 5.3 आंसर होगा। शहरी क्षेत्र में 7.7 आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि एलएफपीआर कितना था 2022-23, सॉरी 2017-18 में,
पुरुषों का तो आपको 75% बताना है। फिर अगर आपको आ जाएगा महिलाओं का कितना था, तो 23.3। मतलब यहाँ पर ये जो लिखा है, इसको लिखने का पर्पस यही है कि 2017 से भी क्वेश्चन पूछता है और 2023 से भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब कितनी चीजें आपको लिखनी है और वो आपको लिख लेनी है, अभी लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं बताऊंगा कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं उन स्टूडेंट से जो ये वीडियो देखकर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे थे, और अगर आपका 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 ही आप सही कर देते हैं तो आप लगभग लाखों लोगों से आगे चले जाएंगे। क्योंकि आपने एग्जाम देख लिया होगा कि एक एक नंबर में 20-20 हजार, 30-30 हजार रैंक चेंज हो रही थी। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो रैंक मित्रा वगैरह पर जो डेटा था, तो एक नंबर जिसको ज्यादा है वो लगभग लाखों लोगों से आगे, क्योंकि 63 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है 12th लेवल का। और जो आपका सीबीटी 1-2 है, वो भी कितने लाख लोग देने वाले हैं? लगभग 50 हजार लोग तो देंगे ही। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर। तो देखिए, अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आया था, अब ये देखिए इंग्लिश में है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। सिर्फ मैं काम की बात बताने वाला हूँ आपको, इसको आप हिंदी कर सकते हैं। और मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं इसका हिंदी भी नहीं यहाँ पर प्रिंट कर पाया, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिर्फ आप एसेंस समझिए, मतलब इसका जो मूल मुख्य उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो समझिए। और सिर्फ डेटा को ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कहाँ से आया है और क्या चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये क्वेश्चन आया है पीएलएफएस सर्वे से। यहाँ पर देखिए पीएलएफ सर्विस, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताना है। जो थर्ड वाली ये जो यहाँ पर वो थी, थर्ड वाली बतानी है कि 15 से ईयर से ज्यादा वाले जो साल के लोग हैं, उनमें पीएलएफएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था रूरल एरिया में। कहाँ गया जी, रूरल इंडिया में कितना था? तो ये 2.4। अगर आपने देखा ना हो तो मैं आपको फिर से वो रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कितना, 2.4% अनएम्प्लॉयमेंट पीएलएफएस सर्वे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर कहाँ गया क्वेश्चन, ये था। ये देखिए, इसका आंसर 2.4 हो जाएगा। सीधा वहां से उठाया है इन लोग ने और इसका आंसर हो गया। बिल्कुल, अब तो आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, अगर आपने थोड़ा भी याद कर लिया है तो। फिर दूसरा क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया फॉर 2023 एंड 2024। अब देखिए, गवर्नमेंट ही डेटा निकालती है, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे आ गया तो क्या दिक्कत है भाई? आपने पीएलएफएस सर्वे तो पढ़ा है, और पीएलएफएस सर्वे कब आया था? 2023-24 में, 22-23 में। तो जो गवर्नमेंट का डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे भी गवर्नमेंट ही निकालती है। तो जो पीएलएफएस सर्वे में डेटा दिया होगा वही तो इकोनॉमिक सर्वे में होगा। अब हम सिर्फ यहाँ पर आप क्या देखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर पीएलएफएस सर्वे का डेटा देखना है 2023-24 के लिए। तो 2023, ये 22-23 का है, यहाँ पर कितना 3.2% है। अब हम चलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये 3.2% है। यहाँ पर क्या दिया है 2023-24 में? अब देखिए 3.2% के आसपास कोई और तो है नहीं, तो इसका मतलब सीधा 3.2% आंसर, सीधा आंसर। अब 3.2% वाली तो आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर है भारत में, वो कितनी है? 3.2। रट लीजिए इसको, और फिर से ये क्वेश्चन आएगा आपके में और आप सही करेंगे और थैंक यू बोलेंगे मुझे पूरा करो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ड्यूरिंग जनवरी टू दिसंबर। मुझे नहीं पता जनवरी दिसंबर, ये मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में 3.2% दिखेगा, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, मतलब कितना घुमाया है एक ही क्वेश्चन को इन लोगों ने, मतलब कितना, कितनी बार घुमाया है वो। अब देखिए, व्हाट हैज बीन द ट्रेंड इन बेरोजगारी दर फॉर इंडिविजुअल एज्ड 15 से ज्यादा साल के लोगों का। बेरोजगारी दर कितनी थी 2017-18 से 2023-24 में? तो पूछना क्या चाह रहा है? पीएलएफएस सर्वे, और कोई तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि 2017 से तो वही स्टार्ट हुई है पीएलएफएस सर्वे, और 2023-24 में आखिरी रिपोर्ट उन्होंने दी थी, और उसमें बेरोजगारी दर कितनी? 3.2%। तो अब आपको ये नहीं याद है, ये नहीं देखना है आपको, फ्लक्चुएटेड बिटवीन 5 से 6, 6-7, ये नहीं देखना है आपको। आखिरी में देखना है कि अभी कितना है, वर्तमान में कितना है? 3.2% 2023-24 में। आंसर है, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था 6 जून को आया था, मतलब दूसरे दिन एग्जाम में, सिक्स्थ एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे। मतलब 2017 में, ये वो वाला क्वेश्चन है जो 2017 में जो रिपोर्ट सरकार ने बंद कर दी थी वहां से क्वेश्चन पूछा है। और इसमें क्या पूछा है इन लोगों ने कि किस साल के जो वर्ग आयु के लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा लोगों के पास या फिर सबसे ज्यादा लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये मतलब जनरल क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर आप खुद जानते हैं कि 15 से 18 साल के लोग तो पढ़ते हैं, उनका 12th भी कंप्लीट नहीं होता है कई लोगों का, या फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होता है, तो ये लोग तो एम्प्लॉय होंगे नहीं। 18 से 24 साल के लोग हम हैं, जिस जिस वर्ग आयु में हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी भी, तो हम भी नहीं हो सकते हैं सबसे ज्यादा लोग। 30% से ज्यादा लोग या तो हैं, वो भी हैं,
लेकिन जो 25 से 29 साल की जो एज ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा लोग, क्योंकि 26 साल 27 साल की एज में मैक्सिमम लोगों को जॉब लग जाती है। तो इसका आंसर ये होगा। बस बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज ओवर। अब देखिए ये सिक्स्थ एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, मतलब 2017 में जो खत्म हो गया था उससे क्वेश्चन पूछा है, 2017 की सर्वे है। तो रिपोर्ट इन इन दी सिक्स्थ एनुअल रिपोर्ट, अभी आपको बताना क्या है कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से मैं आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिक्स्थ रिपोर्ट में के अनुसार कितना था, तो यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर 5.4 आएगा। जैसे यहाँ पे 5.3 से 2.4 हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, वैसे यहाँ पे 5.4 टू 3.2%। इसका मतलब पुरुषों में जो बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी, 5.4% थी। कब थी, 2017 में। और वो अब कितनी घट के हो गई, 3.2%। तो ये आप उसमें मेंशन कर लेना, ठीक है। तो देख रहे हैं कितनी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। तो अब आपको मेरी बात मजाक तो लगेगी नहीं, तो पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज द ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूजुअल स्टेटस फॉर पर्सन ऑफ एज 15 ईयर एंड अबव। मतलब 15 साल से ज्यादा लोगों में, जो बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, उनमें बेरोजगारी दर में क्या ट्रेंड रहा है 2023 से 24 के। क्या यार, मतलब अब कहाँ की क्वेश्चन पूछा है, ये देखिए पहले, यूजुअल रेट पर्सन ऑफ फॉर अर्बन एरिया। ये पढ़ना जरूरी है, ये मिस मत कर देना बस। मिस क्या नहीं करना है आपको, ये मिस नहीं करना है कि अर्बन एरिया है। अब अर्बन एरिया में अगर आपने रिपोर्ट देखी हो, एक मिनट, अर्बन एरिया में अगर आपने रिपोर्ट देखी हो, तो शहरी क्षेत्र में 7.7 से रेट कितनी घटके हो गई है, 5.4। कब, 2022-23 में, 22-23 में। तो 2022-23 में जब 5.4 थी, तो 5.4 अपन को पहले रखना है। मतलब अगर ऑप्शन में हम देखें तो 5.4 पहले किस में है, केवल एक ऑप्शन है जिसमें 5.4 पहले है, क्योंकि ये 2023 का डेटा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 5.4 थी। अब बाद में कम तो होगी ही वहां से, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा। ये आंसर है। कहाँ से क्वेश्चन आया है, उसी डेटा से आया है क्वेश्चन। बस आपको तीन चार, जो कि मैंने बोला था आपको, बेरोजगारी दर में जो तीसरी रिपोर्ट है, उसमें आपको याद रखना है पुरुष महिला शहरी और ग्रामीण का। फिर आपको LFPR में याद रखना है पुरुष महिला मुख्यतः। लेकिन अगर और ज्यादा आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो ग्रामीण और शहरी का भी याद कर लो, बस खेल हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां, व्हाट वाज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मेल्स इन इंडिया एज रिपोर्टेड इन। फिर से सिक्स्थ एनुअल रिपोर्ट आ गई। मतलब कितनी क्वेश्चन पूछे, और 6 तारीख का ही क्वेश्चन, मतलब 6 तारीख को दो क्वेश्चन आए। क्वेश्चन था, अब आपको बताना है कि अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्टेड बाय द लेबर ब्यूरो। तो इसमें LFPR बताना है, मैंने बताया ना, LFPR पढ़ के जाना। LFPR और अनरिजर्व, सॉरी UR। अनरिजर्व से हूँ तो बार बार घूम फिर आ जाता है अनरिजर्व। बाकी UR का मतलब यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, बेरोजगारी दर। तो ये दो चीजें याद रखनी है। अब फिर से क्वेश्चन रिपोर्ट में देख लेते हैं। अब देखिए, पूछा कब का है, सिर्फ सिक्स्थ एनुअल रिपोर्ट पूछी है, मतलब 2017 का डेटा बताना है आपको। 2017 ये वाला है। यहाँ पर हमको कितना दिख रहा है, 75.8% दिख रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो इसके पास वाला कौन सा है, 75, 76 ही है, तो इसी को आंसर मान लेंगे। खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने दिया है। फिर नेक्स्ट, अब ये कब का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग फिर से सिक्स्थ रिपोर्ट आ गया यहाँ पे। अब आपको बताना है, ये थोड़ा सा याद कर लेना आप। यहाँ पे क्या हुआ था, जो सिक्स्थ रिपोर्ट गवर्नमेंट ने निकली थी, तो उन्होंने बताया था कि कितनी परसेंट महिलाएं हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। कौन सी, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब होता है कि कोई भी अच्छा कोई कोर्स किया है, जैसे BTech या फिर कोई सर्टिफिकेशन उन्होंने किया है, मतलब स्किल्ड ट्रेनिंग की है, उसके बाद वो कितने लोग हैं जो लेबर ब्यूरो पूछे इन्होंने। तो महिलाओं की बात की है इन्होंने, बताना है आपको कि कितनी परसेंट महिलाएं जो थी वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद एम्प्लॉय हुई, मतलब कि रोजगार उनको प्राप्त हुआ। तो इसमें 76% आपको याद कर लेना है बस। ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, अगर हो गया तो आपको याद रहना चाहिए बस। खेल खत्म। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, गिन्नी कॉफिशिएंट होता है और एक होता है लॉरेंज कॉफिशिएंट। तो गिंजी, सॉरी गिन्नी गुणक कोफिशिएंट, और एक होता है लोरेंज वक्र। इन इन दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों ही एक चीज बताती हैं, इनकम इनइक्वालिटी, मतलब आय असमानता के बारे में बताती हैं। आय असमानता क्या होती है, अंबानी अंबानी अरबों का खाना खा रहे हैं, और यहाँ पर हम, मतलब कि जो मीडियम क्लास के लोग हैं, वो 1000 रुपए में खाना खा रहे हैं। तो ये जो आय असमानता है, यही आय असमानता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कौन कौन बताता है आय असमानता, गिनी कर्व, या फिर गिनी जो गुणक है, और साथ ही लोरेंज वक्र। इसका आंसर होगा। फिर ये भी आपको रट लेना है,
रिटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। वर्कफोर्स पूछा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया वाज सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब 2023-24 सॉरी 2024-25 के के सर्वे के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे जो बजट के जस्ट पहले आता है, उसके अनुसार कितने परसेंट लोग स्वरोजगार कर रहे हैं भारत में। तो 58%, लगभग 60% के आसपास आपको याद रखना है, 58% है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। तो अब आपका काम है कि इनको रटना है, बार बार याद याद करना है, ताकि आप उन लोगों से आगे हो सकें जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है। तो अगर ये मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो कम से कम लोगों के पास पहुंचे, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा लोग देखें। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू PLFS 2023 एंड 23। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा देश, ये भी आपको याद कर लो बस, त्रिपुरा के पास सबसे कम बेरोजगारी दर थी, मतलब सबसे कम बेरोजगार कहाँ थे, त्रिपुरा में। सबसे ज्यादा कहाँ थे, तो सबसे ज्यादा याद कर लीजिए केरला में थे। समझ रहे हैं, केरल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर थी। तो याद रख लेना, ठीक है। जहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर थी, कब, PLFS 2023 में। फिर अगर यूटी की बात करें तो जो यूनियन टेरिटरी होती है, या फिर संघ, क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश पढ़ पढ़ के मैं हिंदी भूल जा रहा हूँ। तो यूटी जो होती हैं हमारी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, वहां पर बेरोजगारी दर जो है, उनमें अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ पर थी, लक्षद्वीप में थी। उसके बाद अंडमान में थी, और सबसे जो कम थी वो शायद चंडीगढ़ में थी। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, मतलब मैं हूँ जो रोजगार दे रहा हूँ किसी को, और अगर मैं किसी के पैसे काट लेता हूँ, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सहकारी समिति है, तो उससे वो मैंने जो पैसे काटे हैं वो कितने दिन के अंदर में उसको चुकाने पड़ेंगे, उस व्यक्ति को या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को चुकाने पड़ेंगे। तो वो 7 दिन के अंदर मुझे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं रोजगार देने वाला हूँ, तो मुझे चुकाने भी पड़ेंगे अगर पैसे काटेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक भी लिखी थी। ये क्वेश्चन बेरोजगारी से भी है, और ये क्वेश्चन इकोनॉमी, मतलब कोर इकोनॉमी से क्वेश्चन है ये। और ये आपको पता होना चाहिए कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक किसने लिखी थी। ये लिखी थी जॉन मेनार्ड कीन्स। जो कीन्स हैं, ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, और उनकी बुक कौन सी थी। और ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, और उनकी द्वारा लिखी गई किताब का, पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस खत्म होने वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन और। ये सबसे कठिन क्वेश्चन है, जो मुझे लगे कि जो आप जहाँ पर फंस सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट से संबंधित। मैं क्या क्या कह रहा हूँ, सिर्फ मैंने बेरोजगारी मुद्दा उठाया आज, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुद्दा उठाया मैंने, एक्सेस डिमांड लीड्स टू, जो अगर मार्केट में मांग बढ़ जाए, जब मांग बढ़ जाए तो क्या क्या चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा, तो या फिर कौन सी चीज़ें प्रभावित होंगी। तो जब मांग बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। क्यों, मांग बढ़ी इसका मतलब है कि लोगों के पास अ, मांग तो बढ़ रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उन वस्तुओं का वो कम हो रहा है, तो उनकी मांग, उनकी जो रेट है, उनका जो पैसा है वो बढ़ेगा, इसलिए इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। उत्पादन क्यों होगा ज़्यादा, देखिए, आप एक साबुन लेने जाते हैं, जो फलाना जो कि कूड़ा कागज नाम की ब्रांड का एक साबुन है। जब आप उस साबुन की क्वालिटी देखेंगे, बहुत अच्छा साबुन साबुन बनाता है भाई। अब मैं देखिए दूसरे बिजनेस में जा रहा हूँ, कूड़ा कागज। तो जब आप देखेंगे कि ये कंपनी अच्छा साबुन बनाती है, तो इसकी मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका फायदा उठाऊंगा, मैं उसकी वैल्यू, उसका रेट बढ़ा दूंगा। कि 10 रुपए का बेचता था, अब मैं बोलूंगा नहीं नहीं 18 रुपए का बेचूंगा बेचूंगा मैं। इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी। अब मुझे जरूरत पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा साबुन बेचने की, मतलब ज्यादा से ज्यादा साबुन बनाने की। तो मैं बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। एम्प्लॉयमेंट दूंगा मैं, तो उनके हाथ में पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो वो बनेंगे क्या, वो फिर से उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो लूप है, इसी को बोलते हैं, मतलब ये ही है कि डिमांड बढ़ने से क्या क्या फायदा होता है। तो ये अच्छी भी चीज होती है, लेकिन कई बार इससे क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, तो तब ये नुकसानदायक भी होती है। तो इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे में बढ़नी चाहिए, नियंत्रित स्थिति में बढ़नी चाहिए। उसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई, कूड़ा कागज ब्रांड का साबुन खरीदना ना भूलें, और मुझे सब्सक्राइब भी कर दें, तो सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब ये हिंदी भूल जाइए, इसमें हिंदी में क्या लिखा है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट अ सोर्स ऑफ फॉर्मल डेटा ऑफ ऑन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब बेरोजगारी के लिए भारत में कौन सा औपचारिक आंकड़ा नहीं देता है, मतलब कौन सी, मतलब अगर हमको पता करना है कि भारत में बेरोजगारी दर है कितनी है,
तो कौन सी रिपोर्ट यूज नहीं करेंगे। तो अब आप ये याद मत करने लगना रिपोर्ट ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये तो इसका आंसर है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं एक आध दिन आपको किसी एक वीडियो में निपटा दूंगा, मैं होगा ठीक है। तो इसमें आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है इन तीन चीज़ों को कि रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो भारत की जनगणना होती है उससे भी आपको बेरोजगारी दर का पता चलता है। आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट निकालता है उससे भी पता चलता है कि बेरोजगारी दर भारत में कितनी है। आपको नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट NSSR, इससे भी पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। बस हो गया खेल खत्म। अब बचा है हमारा एक आध क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन भी पढ़ो, आप आंसर भी पढ़ो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब स्टैटिक क्वेश्चन है यार, पता होना चाहिए। अब इसमें देख लेना इसका सही आंसर दिया है मैंने या नहीं। मेरी थोड़ी बॉडी थी अभी थोड़ी वीक चल रही है, तो ये देख लेना आप कि कौन भारत के संविधान के अनुसार जो प्रोविजन है किसका कि पब्लिक असिस्टेंस इन, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है जैसे कि मैं, तो मुझे सरकार को कुछ पैसे देने चाहिए, असिस्टेंस देना चाहिए, मदद देनी चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके कि ये मैंने आंसर सही दिया है या नहीं। मैं भी तो देखूं आप कितना पढ़ते हैं। बस इसी के साथ हमारी स्लाइड होती है कंप्लीट। और मैं थैंक यू वाला स्लाइड इसमें लगाना भूल गया हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। और अगर आपको पसंद आया हो, मज़ेदार लगा हो, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे कूड़ा कागज़ के साथ। और मेरा साबुन खरीदना ना भूलें फिर से। सब्सक्राइब मत करना क्योंकि वो तो आप करने से रहे। कितनी बार बोलूँ भाई सब्सक्राइब कर लो। मुझे भी तो मौका दो अपनी प्रतिभा दिखाने का। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।